नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रोज की भांति आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हम लोग रोज एक चैप्टर करते हैं और आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। और बुक का नाम आपको पता है, क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। इम्पोर्टेंट बुक है, आईआर में भी आपके काम आएगी, पॉलिटी में तो काम आएगी ही आएगी। तो आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपका आईआर का भी बेस बनेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आप लोग क्वेश्चंस लगाए होंगे, चैप्टर पढ़ चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो पहला क्वेश्चन ये है, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सॉ द इमर्जेंस ऑफ टू सुपर पावर्स इन द फॉर्म ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दो सुपर पावर्स बनी, और वो दोनों सुपर पावर्स क्या थी? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और साथ ही साथ आपका अमेरिका। तो दो सुपर पावर्स का उदय होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट्स द यूएस डिसीजन टू ड्रॉप बॉम्ब्स ऑन जापान हैड क्विकेंड द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लंबी खींच सकती थी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जापान पर बम गिरा दिया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी खत्म हो गई। देखिए, उसका बहुत सारा जियोपॉलिटिकल रीजन भी है, बहुत सारा साइकोलॉजिकल रीजन भी है, और बहुत सारा माइट जो शक्ति है उसका भी रीजन। अमेरिका की शक्ति से पूरी दुनिया भी स्तब्ध हुई जब उसने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर लिया जापान में। तो ये पॉइंट भी आपका सही हो जाता है इससे। तो आप दोनों पॉइंट तो सही मानेंगे तो इसमें सी लगाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, द कोल्ड वॉर was an outcome of the emergence of the US and the USSR as two superpowers। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो शक्ति के केंद्र बने। एक केंद्र था आपका अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, और इन दोनों के बीच में शुरू हो गई क्या? कोल्ड वॉर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द कोल्ड वॉर हैड अ प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस इनहेरिटेड विद इन। ठीक है, देखिए, कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? कोल्ड वॉर का मतलब यह है कि अब हम लोग अपनी अपनी रक्षा के लिए नए नए तरीके से अपने आप को सुपर पावर बनाए रखने के लिए, अपने आप को और पावरफुल दिखाने के लिए हम अंदर ही अंदर और ज्यादा शक्तियों का विकास करेंगे। तो अगर आप देखें तो आज की वॉर का मतलब क्या है? आज की वॉर का मतलब है वॉर की तैयारी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस, यानी कि कोई हम पर हमला ना करे, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसके लिए अपनी तैयारी पहले करेंगे। तो आप एक परमाणु बम बनाएंगे, हम 2 बनाएंगे, फिर आप 4 बनाएंगे तो हम 6 बनाएंगे, आप शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाएंगे तो हम लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाएंगे, हम नए तोप बनाएंगे, आप फादर ऑफ द यूनिवर्स वाला बम बनाएंगे तो हम मदर ऑफ द यूनिवर्स वाला बम बनाएंगे। अब समझ रहे हैं ना, ये है प्रिंसिपल ऑफ डिटरेंस, और ये कोल्ड वॉर के साथ ही अपने आप अंदर ही अंदर शुरू हो गया। दोनों बातें सही हैं, तो आप इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टू सुपर पावर्स एंड कंट्रीज लेड बाय देम वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। देखिए, कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं है कि वॉर हो रही है, ओपन वॉर नहीं है। तो अब दोनों सुपर पावर्स अपने अपने क्लब में नई नई कंट्रीज को ऐड कर रहे हैं, सारी कंट्रीज को अपने ग्रुप में रख रहे हैं, लेकिन वो दिखाते हैं कि वो रेशनल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से दुनिया को चलाना चाहते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर फंडिंग करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर दूसरे देश को अपने में मिलाएंगे, ये सारी चीजें आप करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आपका इसमें भी सही है। दूसरा जो पॉइंट है, दे hadn't understood the risks in fighting wars that might involve the two superpowers।
देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू होती है, उसके बाद सभी को यह पता था अगर युद्ध होगा तो युद्ध के क्या परिणाम होंगे, और अगर दो सुपर पावर्स युद्ध कर रही हैं, अगर दो बहुत बड़ी शक्तियां युद्ध कर रही हैं, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये सभी समझते थे। अगर आप ये कहेंगे कि दे हैडंट अंडरस्टूड द रिस्क, तो ये बात गलत हो जाएगी। आप अगर देखें, आज के दौर में भी देखें, तो जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन उसके बावजूद ईयू या अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर सुपर पावर्स के बीच में वॉर होगी तो इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आप ए लगाएं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इवेंट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए उनको देखिए। नंबर 1, most of the states remain tied to their to its protective superpower to limit the influence of the other superpower। अब क्या है, जो रशिया के ग्रुप में है वो रशिया के साथ उतनी ही मजबूती से जुड़े रहे, जो अमेरिका के साथ है वो अमेरिका के साथ उतनी मजबूती से जुड़े रहे, जिससे दूसरी सुपर पावर की जो इन्फ्लुएंस है, जो ताकत है, उसका प्रभाव उनके ऊपर मिनिमम पड़े या ना पड़े, या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके उसके पर। तो पहली बात तो सही है। दूसरी बात, द स्मॉलर स्टेट्स got the promise of protection, weapon and economic aid against their local rivals for aligning with respective superpowers। अब अगर दो सुपर पावर है और सबको अपने में मिलाना है अलग अलग कंट्रीज को, तो वो क्या करेंगे? वो उनको कहेंगे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम एक नेटो बना लेंगे, हम एक और संगठन बना लेंगे, हम सीएटो बना लेंगे, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करेंगे। आपके ऊपर अगर हमला हुआ तो हम उसको अपना हमला मानेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, शक्तियां देंगे, हथियार देंगे, इकोनॉमिक मदद देंगे, और जो भी उनके लोकल राइवल्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी जो राइवल्स हैं, उनके खिलाफ भी उनको मदद देंगे। तो ये सारे छोटे स्टेट्स ने फॉलो किया, तो ये बात भी सही है, तो इसमें दूसरा भी सही है, तो आप बेझिझक इसमें सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है द नेटो वाज फॉर्म्ड एज अ ट्रीटी बेस्ड अलायंस बाय वेस्टर्न पावर्स। नेटो, अगर आप रशिया वाले वॉर को भी फॉलो कर रहे होंगे तो बार बार नेटो का नाम आ रहा है। ठीक है, ये जो नेटो है ना, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये अमेरिकन लेड है, और वेस्टर्न कंट्रीज का ये बहुत बड़ा आर्म वाला, यानी कि मिलिट्री अलायंस है आप कह सकते। ठीक है, और नेटो पर, नेटो के किसी भी सदस्य पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा, ये बेसिक है इनका। ठीक है, और रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी यही वो बता रहा है कि जो यूक्रेन है वो नेटो में शामिल होने जा रहा था, और वो हमारा पड़ोसी है जिसकी वजह से हम हमेशा रिस्क में रहते। तो नेटो जो है वो वेस्टर्न पावर्स का एक ट्रीटी बेस्ड अलायंस है। ये बात बिल्कुल सही है, हम इसमें 1 को करेक्ट। अब आते हैं दूसरा बात, इट वॉज अ रिएक्शन टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्न अलायंस थ्रू वार्सा पैक्ट। जो वार्सा पैक्ट हुआ था उसका ये रिएक्शन नहीं है। ठीक है, वार्सा पैक्ट का इससे सीधा रिलेशन नहीं है। ईस्टर्न अलायंस बाद की क्रिएशन है, नेटो का पहले का क्रिएशन। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो इस हिसाब से इसमें आप ये लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सीएटो एंड सेंटो वर alliance in Southeast Asia and West Asia. These alliance were aligned with, यानी कि सीएटो और सेंटो जो वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के अलायंस थे, वो किसकी तरफ झुके हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, सोवियत संघ की तरफ, नॉन अलाइड मूवमेंट की तरफ, या इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अलायंस था।
सिएटो और सेंटो का जो झुकाव था वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ था। ये आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर वाज एन apprehension among the newly independent nations during the era of Cold War about their independence being jeopardized by joining alliance। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग सारे देश आजाद हो जाते हैं, लगभग सारी कॉलोनीज डिकोलोनाइज हो गए। तो अब क्या है, जो नए नए आजाद हुए देश हैं उनके पास ये प्रॉब्लम है कि अगर वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन करेंगे तो उस अलायंस के और उसके पावर के अंतर्गत उनको काम करना पड़ेगा और ये उनकी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। ये एक थॉट है और ये थॉट ज्यादातर नए इंडिपेंडेंट हुई कंट्रीज के बीच में रहा। तो इसमें आप पहली बात को सही मानेंगे, ठीक है। दूसरा, द नॉन अलाइड मूवमेंट यानी कि नाम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है gave the newly independent countries a way of staying out of the alliance, यानी कि निर्गुट सम्मेलन जिसको कहते हैं, निर्गुट आंदोलन जो कहते हैं, जिसमें भारत के नेहरू जी, मार्शल टीटो और ये सारे लोग थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो ना इस ग्रुप में होगा ना उस ग्रुप में होगा, यानी कि जो द्विध्रुवीय व्यवस्था है उस जो दो पोल्स बने हुए हैं उन पोल्स में से हम किसी एक पोल में ज्वाइन नहीं करेंगे, नॉन अलाइड रहेंगे यानी कि गुट निरपेक्ष रहेंगे। ये बात भी सही है, आप इसमें सी लगाएं। Next question, what potential benefits were superpowers aimed to derive from their smaller alliance states? जो छोटे छोटे उनके अलायंस थे उनसे उनको क्या फायदा होने की उम्मीद थी, सुपर पावर्स को क्या फायदा हो सकता है? पहला, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो रिसोर्स और मिनरल्स रिच थे और उसका एक्सप्लॉयटेशन ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते थे, इसके आप एग्जांपल्स भी बहुत सारे। दूसरा, अपने फ्यूचर मिशंस के लिए ये लोग यहाँ पर मिलिट्री बेसेस बना सकते थे। तीसरा, पोटेंशियल लोकेशंस फॉर स्पाइंग और इसका इस्तेमाल वो स्पाइंग के लिए कर सकते थे। ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर है और ये उद्देश्य था उनका नए नए आजाद हुए छोटे छोटे देशों को अपने अपने ग्रुप में शामिल कराने का। तो ये तीनों उद्देश्य उन लोगों के थे, तो आप इसमें बिल्कुल डी लगाइए, ऑल ऑफ द अबव लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, which among the following were the potential reasons behind establishment of NAM? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके एस्टैब्लिशमेंट का पोटेंशियल रीजन क्या है? पहला, कोऑपरेशन अमंग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जो नए नए आजाद देश हुए थे उनको लग रहा था कि दो ध्रुवों में सब चीजें बटी हुई हैं, एक पूरा कैपिटलिस्ट है एक पूरा सोशलिस्ट है, हम लोगों को अगर आपस में कोऑपरेशन करके आगे बढ़ना है तभी हम लोग ज्यादा बेहतर बढ़ पाएंगे। तो पहला पॉइंट तो सही। दूसरा, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस, कोल्ड वॉर की टेंशंस लगातार बढ़ रही थी उस दौर में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर कोल्ड वॉर चल रही थी जो कि वॉर में भी कभी भी रिफ्लेक्ट हो सकती थी, तो ये बात भी सही है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 3, एंट्री ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज इनटू इंटरनेशनल एरेना लाइक यूनाइटेड नेशंस। और नेम को बनाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज भी आजाद हुए थे और वो इंटरनेशनल एरिना में अपना एंट्री कर रहे थे, तो उन लोगों को भी एक साथ लाने का प्रयास था, ये भी एक रीजन था नेम के बनने का। अब इसमें टी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO ड्यूरिंग द कोल्ड एरा वाज बेस्ड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? यानी कि जो NIEO बना था, नया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनी थी, वो किस कारक पर आधारित थी? निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित? नंबर 1, गिविंग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर उनको कंट्रोल दिया जाए, यह ऑब्जेक्टिव था इनका। दूसरा, गिविंग डेवलपिंग कंट्रीज access to western markets so that they can sell their products in these markets। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आजाद हुए में, उन लोगों को मार्केट अवेलेबल कराया जाए वेस्टर्न एरा में, वेस्टर्न मार्केट्स में, ठीक है। और तीसरा,
रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं उसकी कॉस्ट को कम किया जाए, जिससे इसका बेनिफिट डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उठा सके। NIEO का ये तीनों ऑब्जेक्टिव था और इसी ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया गया। तो आप इसमें डी लगाइए और इसमें सारे के सारे सही हैं। इस तरीके से आपने देखा, आज काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। बेसिक पॉलिटी पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है आप थक गए होंगे और अब आप थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझेंगे। और NCERT करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप हर एक पहलू को बहुत ही व्यापक तौर पर और बेसिक तौर से समझना शुरू कर, इसलिए इसको अच्छे से करिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके पूछिए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज है जिसमें आपको और बेहतर किया जा सकता है, तो वो सुझाव भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम लोग उसको इंक्लूड करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोग।